Now next question is question number 2. On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. अब हमें क्या करना है, ये जो रेशो दिए हुए हैं A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, इन रेशो से हमें हमारी जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट लाइन है. ओके बच्चों, तो अब हमें ये देखेंगे, ये A1 थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. A1 A2 और B1 B2 C1 C2 कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से. कहाँ से? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से. तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन AX लीनियर इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. यानी A1 B1 और ये C1, और ये A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों ये मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बने हैं, ये A1 A2 क्यों है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ बच्चों. चाहो तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. तो अब हम कि ये जो A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म से लिए गए हैं. तो जब हम ये लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है? A1 है. तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 5 है. यानी कि ये हो गई हमारी A1. ओके, तो ये y का कोएफिशिएंट कौन है? B1 है. तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन है? -4 है. तो ये हो गया हमारा B1. ओके बच्चों, अब ये C1 जो है हमारा 8 हो गया. तो इसी तरह से यहाँ पर x का कोएफिशिएंट A2 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 7 है. तो ये A2 हो गया. इसी तरह से ये B2 हो गया और ये C2. समझ में आया बच्चों? तो अब ये तो हो गए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कैसे आए. अब हमें देखना है कि ये इंटरसेक्ट कब होते हैं. जब ये रेशो जब हम कंपेयर करते हैं तो इंटरसेक्ट कब होते हैं, पैरेलल कब होते हैं. तो देखो बच्चों, ओके बच्चों, अब हम लेंगे A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2. जब A1 और A2 नॉट इक्वल होंगे B1 और B2 के, तो हमारी कौन सी लाइन बनेगी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, और जब A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2, ये दोनों इक्वल होंगे और ये नहीं इक्वल होगा, C1 बाय C2 नहीं इक्वल होगा, तो कौन सी लाइन बनेगी? पैरेलल. ओके, और लास्ट वन, जब A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2, जब तीनों इक्वल होंगे, जब तीनों इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन. समझ में आया बच्चों? यही रेशो हमें हमारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है. तो देखेंगे कैसे कौन सी लाइंस बनती है. तो पहले हमने क्या किए, पहले हम लेंगे हमारे रेशो क्या है? A1 बाय A2. तो A1 बाय A2 लेंगे. तो A1 की प्लेस पे हमें A1 की वैल्यू रखना है 5, A2 की प्लेस पे A2 की वैल्यू रखना है बाय 7. यानी कि क्या आंसर आया हमारा? 5/7. ये कैंसिल नहीं होते. अब देखें दूसरा, B1 बाय B2 को लेना है. तो B1 कौन है? -4, माइनस की साइन हमें लेना है, और B2 क्या है? 6. तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो आंसर आया हमारा -2/3. अब हमें C1 बाय C2 करने की जरूरत नहीं है, हमें C1 बाय C2 करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए A1 और A2 की वैल्यू कितनी आई है? रेशो 5/7 है. B1 और B2 का रेशो कितना आया? -2/3 है. यानी कि ये दोनों अलग है. इसका मतलब क्या है कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2. तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाली कंडीशन, इंटरसेक्टिंग. तो ये दो इक्वेशन कौन सा ग्राफ बनेगा बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बनेगा. तो सो these equations are intersect at a point. यानी कि ये क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. ऐसे वाले ऐसे बनेंगे ना, इंटरसेक्ट करेंगे. यानी कि एक पॉइंट पर क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन बनेगा. यानी एट अ पॉइंट पर क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन. तो अब हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2. 9x plus 3y plus 12 is equals to 0. 18x plus 6y plus 24 is equals to 0. अब हमें इसे बताना है कि कौन इंटरसेक्ट है, क्या पैरेलल है, कि ये लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है. ओके, तो अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से. ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो ये x का कोएफिशिएंट A1 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 9 है. तो ये क्या हो गया? A1 हो गया. ये B1 हो गया. ये C1, ये A2. इसी तरह से जब हम दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमारी लीनियर इक्वेशन से, तो ये A2 हो जाएगा, और ये B2 और ये C2. ओके बच्चों, तो अब हमारे जो रेशो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हम बोलेंगे. तो फर्स्ट हमने लिए A1 बाय A2. तो A1 कौन है? हमारा 9 है, और A2 कितना है? 18 है. तो 9 बाय 18, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18. तो हमारा आंसर आया 1/2. ओके बच्चों, अब हमारा सेकंड रेशियो क्या है? B1 बाय B2. ओके, B1 बाय B2 कौन है? 3 और 6. 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यानी कि 1/2. अब C1 बाय C2. ओके, तो C1 बाय C2 12 एंड 24. C1 हमारा 12 है और C2 क्या है? 24. 12 1 सा 12, 12 2 सा 24. तो आंसर आया हमारा 1/2. यानी कि यहाँ पर तीनों आंसर क्या है? इक्वल है. यानी कि हमारी कंडीशन क्या बन रही है? A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2
इज इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि तीनों की रेशो कितने आए 1/2 1/2 1/2। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों, ये वाली कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन वाली, यानी जब तीनों रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट बनेंगे। कोइंसिडेंट यानी कि एक जो लाइन बनेगी इक्वेशन की, उसी के ऊपर और एक लाइन भी ओवरलैप करेगी। ओके बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि एक के ऊपर एक लाइन बनना। ओके, समझ में आया बच्चों? तो हम लिखेंगे सो दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो अब हमारा थर्ड सब पार्ट है 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0। तो जब हम इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो x का वेरिएबल a1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वेरिएबल 6 है, तो ये a1 हो गया, y का वेरिएबल b1 यानी कि यहाँ पे y का वेरिएबल ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 और ये c2। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अब हम रेशो से शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट रेशो है a1/a2 इज इक्वल टू, तो a1 क्या है और a2 क्या है, 6 है 2 है, तो 6 and 2, तो 2 1 2 2 3 6, यानी हमारा आंसर आया यहाँ पर 3। a1 और a2 कितना आया 3। अब हम लेंगे b1 और b2, तो b1 -3 है और b2 कितना है -1 है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 3। अब c1/c2 क्या है 10 और 9, यानी कि ये दोनों एक टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो हमारा a1/a2 3 है, b1/b2 3 है और c1/c2 10/9 है, यानी कि हमारी कंडीशन कैसे बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है। a1 और b1 a1 a2 b1 b2 सेम है, c1 c2 क्या है, डिफरेंट है, तो हमारी लाइंस कैसे बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। तो लिखेंगे हम a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना, 10/9 है c1/c2। तो सो दिस इक्वेशंस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे रहेगी, एक लाइन ऐसे रहेगी, यानी कि ये दो क्या होगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, पैरेलल लाइन। नाउ लेट्स गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent and or inconsistent। अब बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें मालूम करना है। अब इससे पहले हमने क्या मालूम किया, इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। तो अब हम देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चों हमें यही रेशो लेकर मालूम करना है कि हमारे इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। तो रेशो क्या थे बच्चों हमारे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसा होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग क्या मिलता है हम लोगों को, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि हमें एक सोल्यूशन तो मिलेगा, ऐसे होगी, यानी कि एक पॉइंट तो मिलेगा, एक पॉइंट मिला यानी कि हमें एक सोल्यूशन मिला। ओके, एक पॉइंट मिला यानी कि हमारे कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, यानी कि वन हमारे सोल्यूशन है। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का अगर एक पॉइंट हमें मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे एक सोल्यूशन हमें मिलते हैं। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या होता है, ये ऐसी जब कंडीशन होती है तो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है कि ग्राफ पर एक लाइन बनेगी तो दूसरी लाइन क्या होगी, इसी के ऊपर बनेगी। ओके बच्चों, यानी कि ओवरलैप करेगी, यही लाइन को ओवरलैप करेगी, यानी कि यहाँ पर देखो हम कितने चाहे पॉइंट्स टच कर सक रहे हैं, है ना, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें, मैनी सोल्यूशन। ओके बच्चों, यहाँ पर कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, हम जितने चाहे उतने पॉइंट टच कर सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें कितने सोल्यूशन मिले, मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर कितना मिला, एक ही पॉइंट टच हो रहा है तो हमें मिला वन सोल्यूशन। तो अब लास्ट देखेंगे कंडीशन क्या थी हमारी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है बच्चों, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होती है, पैरेलल लाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, समझो एक लाइन ऐसी गई तो दूसरी लाइन क्या होगी, बराबर इसके पैरेलल होगी, यानी कि ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ एक दूसरे को एक पॉइंट पर कभी टच नहीं करेंगे, कभी एक पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नो सोल्यूशन। क्या होगा ये, नो सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन होने के लिए हमें एक पॉइंट तो मिलना चाहिए। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है यानी कि सोल्यूशन है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं यानी कि सोल्यूशन है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, पैरेलल लाइन में हमें कभी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि बच्चों कंसिस्टेंट होने के लिए हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। यहाँ पर भी हमें मिल रहा है बच्चों सोल्यूशन, यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये भी होगा हमारा कंसिस्टेंट। ओके, ये भी होगा कंसिस्टेंट और ये भी होगा कंसिस्टेंट। यहाँ पर हमें नो सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ सोल्यूशन नहीं है। जब नो सोल्यूशन होगा तभी होगा इनकंसिस्टेंट।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी बेस पे हमें आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो प्लीज इस चीज को भूलो मत। जब सोल्यूशन होंगे तब कंसिस्टेंट होगा, जब सोल्यूशन नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन किसमें नहीं हो रहा है? सिर्फ पैरेलल में नहीं हो रहा है। तो याद रखिए पैरेलल जो है वो इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल जो है वो इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों क्या है? कंसिस्टेंट है। ओके बच्चों, समझ में आया? तो अब हम इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हम इसी कंडीशन के बेसिस पे हम हमारा लीनियर इक्वेशन देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके बच्चों, तो जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम हमें मेथड लेना है। हमें किसे कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसको a2x प्लस b2y प्लस c, ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर a1 3 है, b1 2 है, लेकिन c1 देखो इक्वल के इस साइड है, यहाँ पर इक्वल के इस साइड है। तो अब हमें क्या करना है? पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। तो अरेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन 3x तो सही है, 2y भी सही है। अब यहाँ पर इक्वल के इस साइड है c, लेकिन यहाँ पर इक्वल के इस साइड है, तो अब हमें इस साइड लेना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? -5 में हो जाएगी। अब इक्वल 0, तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब सेकंड इक्वेशन भी उसी तरह से है, तो अब हम इसको भी कर लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो बन गई हमारी इक्वेशन दोनों। तो ये क्या हो गई? a1 और ये a2, ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। अब हमें जो हमारे रेशो है उनको कंपेयर करेंगे। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 और a2 कितने हैं? 3 और 2 हैं, तो लिख देंगे हम 3 and 2। तो b1 बाय b2, b1 b2 क्या है? 2 and -3 है, 2 and -3, यानी कि यहाँ देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट में ही a1 और a2, b1 और b2 अगर इक्वल नहीं है तो हमें c1 और c2 को करने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे कि a1 और a2 क्या है? नॉट इक्वल है b1 और b2 के। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ गई? इंटरसेक्टिंग, है ना? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? एक सोल्यूशन तो मिलता है हमें, तो इंटरसेक्ट जो a1 और a2, b1 और b2 क्या है? कंसिस्टेंट होते हैं, यानी हमें जब एक सोल्यूशन अगर मिलेगा तो वो कौन से होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। कंडीशन क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम लिखेंगे सो दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अब हमारा सेकंड सब क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? c क्या है? इक्वल के इस साइड है, लेकिन यहाँ पर c क्या है? इक्वल के इस साइड है। तो अब हम पहले इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, तो 2x माइनस 3y ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। किसके अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन को अरेंज करना है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसको भी अरेंज कर लो। 4x माइनस 6y, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? -9 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? तो अब हमें a1 और a2 मिल गए, a1 a2 b1 b2 c1 और ये हमारा c2। अब हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? हमारे जो रेशो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसको लेकर करना है। तो क्या है? a1 बाय a2, तो a1 क्या है हमारा? 2 और 4 है, तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर मिला हमें 1/2। अब सेकंड वन क्या है? b1 और b2, ये क्या है? -3 एंड -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। अब नेक्स्ट देखो हमारा c1 और c2, ये क्या है? -8 बाय -9, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 और 9 क्या है? एक टेबल में नहीं आते। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल हैं, a1 और a2, b1 और b2 इक्वल है, लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं है। तो यानी कि कौन सी इक्वेशन बन रही है? पैरेलल इक्वेशन, है ना? यहाँ पर a1 a2 इक्वल है, b1 b2 से इक्वल नहीं है, c1 c2 से। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? पैरेलल। तो पैरेलल एक ऐसी सोल्यूशन है हमारी इकलौती जो कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, दोनों तो हमारे कंसिस्टेंट है, तो पैरेलल जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे these equations are parallel and inconsistent। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 3/2x 5/3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखो बच्चों फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, क्योंकि इक्वल के इस साइड है 7, तो 3/2x प्लस 5/3y, ये यहाँ तक तो हमारा सेम है। अब इसको क्या करना है? हमें -7 करके इक्वल टू 0 करना है। अब ये भी सेम 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब हो गई हमारी अरेंज इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे? अब हमारा a1 और a2 b1 b2 कौन है? ये a1 है, ये a2 है। ओके बच्चों, ये b1 है और ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। तो स्टार्ट करेंगे अब हमारे रेशो लेकर a1 बाय a2। तो a1 और a2 क्या है? 3/2 और 9 है, यानी कि जो a1 है वो हमारा क्या है? 3/2 है, और a2 क्या है हमारा? 9 है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? जब भी कभी ऐसे होगा
यहाँ पर ऊपर फ्रैक्शन होगा और नीचे होगा, तो इसके नीचे क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ओके, तो पहले हम जो हमारी ये पहली वाली नंबर है 3/2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये नीचे वाला नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, इनटू में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। समझ में आया बच्चों, ये 1/9 हो जाएगा। ये 3/2 को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनटू में आकर 1/9 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब हम देखेंगे ये कैंसिल होता है क्या, 3 1 3, 3 3 9, तो 1 1 1, 3 2 6, तो हमारा आंसर आया A1/A2 का रेशो 1/6। अब देखेंगे हम B1/B2, तो B1/B2 यानी कि 5/3 एंड -10, तो हम पहले 5/3 लिख लेंगे। तो ये बीच में क्या है, ये लाइन है, तो ये लाइन आ जाएगी, और B2 कितना है हमारा, -10 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सेम होगा जैसे हमने यहाँ किए, वो भी यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो ये 5/3 क्या है, सेम हो जाएगा, और ये जो नंबर है इसके नीचे क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इनटू होकर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 10/1 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/10। तो देखो ये भी कैंसिल हो रहा है। 5 अब यहाँ पर माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन हमें कंपलसरी लिखना है। ओके, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 1 1 1, और ये हो गया 3 2 6। तो देखो यहाँ भी 1/6 है, यहाँ पर भी 1/6 है, लेकिन ये क्या है, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि यहाँ पर हमें पहले ही मिल गया A1 और A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 और B2, है ना, B1/B2। तो अब हम लिख सकते हैं कि A1 और A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो बच्चों मैंने कहा था ना, जब पहले ही इक्वल ना हो तो हमें C1 और C2 को करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, ये वाली कंडीशन। इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक सोल्यूशन तो हमें मिल रहा है। एक सोल्यूशन भी अगर मिल रहा है तो वो कौन सी लाइन, वो कौन सा है बच्चों, ग्राफ कंसिस्टेंट है। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गई हमारी, सो दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट हो रही है ना, एट अ पॉइंट एंड कंसिस्टेंट, दीज आर कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। तो यहाँ पर भी देखो अकॉर्डिंग नहीं है किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो अब हम पहले अरेंज कर लेंगे। तो 5x सोल्यूशन, 5x - 3y, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -11 हो जाएगा, =0। अब दूसरी इक्वेशन को भी अरेंज कर लेंगे, -10x + 6y + 22 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के इस साइड माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो A1 और A2 है अब हम लिख लेंगे। ये हमारा A1 हो गया, A2, B1, B2, C1, C2। अब हम हमारे रेशो लेकर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो A1/A2, तो A1 और A2 क्या है, 5/-10, तो ये कैंसिल होते हैं। 5 1 5, 5 2 10, तो हमारा आंसर आया 1/2 नेगेटिव नंबर। अब आ गया हमारा B1/B2 लेंगे, तो क्या आएगा, -3/6, तो ये क्या हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया हमारा -1/2। ओके, यहाँ पर भी माइनस की साइन है और यहाँ पर भी माइनस की साइन है। तो अब हमारा देखो C1/C2 कितना होता है, क्या है, 11 and 22, यानी कि -11 and 22, तो 11 1 11, 11 2 22, तो -1/2, यानी कि तीनों जो है वो क्या है, रेशो इक्वल है। तो जब तीनों रेशो इक्वल है, यानी कि हमारी लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन है ना। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो हमारी लाइन क्या बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, यानी कि एक जो लाइन है दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रही है, उसी के ऊपर बन रही है। यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, मेनी सोल्यूशन आएंगे। तो मेनी सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन अगर एक भी सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, यहाँ तो बहुत सारे सोल्यूशन है, यानी कि ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जहां पर सोल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट जो का सोल्यूशन होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है और कंसिस्टेंट है। मेरे पास प्लेस नहीं है बच्चों लिखने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे 4/3x + 2y, अब इक्वल 8, इक्वल के इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, =0। 2x + 3y - 12 = 0, अब 12 इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों अब ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रेशो है उसे लेकर मालूम करेंगे। तो A1 और A2, तो हमारा A1 ये है और A2 ये है, B1, B2, C1 एंड C2। तो अब रखेंगे A1 4/3 / 2, यानी कि जैसे बच्चों मैंने बताया है आपको, हम जब हमें ऐसी फ्रैक्शन मिलती है तो अब हम क्या करते हैं, 4/3 को
ये जो ऊपर वाली न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज लिखेंगे, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, जब ये इंटू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये 4/3 जो है जो न्यूमरेटर में, उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, इंटू में जब लाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए ये कैंसिल होता है, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 1 2 और ये 3 1 3, तो हमारी A1 और A2 की जो रेशो कितना आ गया, 2/3। अब नाउ नेक्स्ट इज B1/B2, तो B1 और B2 क्या है, 2 और 3 है। ओके बच्चों, अब देखेंगे C1 और C2, -8 एंड -12, -8 एंड -12, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा बच्चों, 4 2 8, 4 3 12, यानी इसका भी आंसर कितना आया, 2/3, यानी हमारा A1 A2 भी 2/3 है, B1 B2 भी 2/3 है, और C1 C2 भी 2/3 है, यानी कि ये जो है पूरे कंडीशन, क्या कंडीशन आ रही है बच्चों, ये वाली कंडीशन आ रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन क्या बनेगी बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। क्यों बन रही है, क्योंकि A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू C1 C2, है ना। A1 A2 का भी रेशो 2/3 आया, B1 B2 का भी रेशो 2/3 आया, C1 C2 का भी 2/3 आया। तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बन रहा है। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि ओवरलैप करती है, एक लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, तो जब क्या बनती है, मेनी सोल्यूशन होते हैं। ओके, मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, यानी कि सोल्यूशन अगर हमें मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट है एंड कंसिस्टेंट है। समझ में आया बच्चों आपको?